अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू alicochinacademy.com और अली सीरीज बुक्स। आज हम हाइड्रोकार्बन्स का जो दूसरा पार्ट है, अल्कीन्स, उसकी बात करेंगे। अल्कीन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप और वो कैसे रिएक्शन करते हैं, कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसकी शेप की बात करेंगे, उसके रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे और फिर हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखेंगे। हमने वैसे पढ़ा है कि अल्केन हाइड्रोकार्बन्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल है और फिर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। कुछ कहते हैं अल्कीन है, कहीं पर अल्काइन है, कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एनीवेज, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द अल्कीन्स। दिस इज अल्कीन्स, ओके। सो आई रोट इट इन द फॉर्म ऑफ अली, कुछ अली सीरीज बुक्स वाले जो हमारा जो स्टाइल है उस स्टाइल में मैंने लिखा है। मतलब ये ए भी हमारे एक्चुअली उसी का है, ये अली सीरीज बुक्स का जो हमारा लोगो है तो उसमें ए जो है वो यही है। एनीवेज, अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अगर आप लोग इस इन लेक्चर से सेटिस्फाइड हैं तो आप इसको शेयर करें और इस सदका जारिया का हिस्सा बने, क्योंकि हम ये कर रहे हैं सदका जारिया के लिए। सॉरी, सदका जारिया के लिए कर रहे हैं कि भाई जो लोग नहीं आ सकते हैं हमारी तरफ या जो प्रीमियम कोर्स हमारा नहीं ले सकते तो उसको कोई ना कोई फ़ायदा हो। इसके साथ साथ जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी जो बुक है, रेफरेंस बुक है, वो केमिस्ट्री इन माई पॉकेट है। बल्कि आपकी एमडीकैट की जो बुक है वो रेफरेंस बुक, एमडीकैट की रेफरेंस बुक भी केमिस्ट्री इन माई पॉकेट है। दिस इज़ योर रेफरेंस बुक फॉर द एमडीकैट केमिस्ट्री। आप इस किताब को ज़रूर अपने पास रखिए और फिर जाके हम बात करेंगे अबाउट दिस टॉपिक। ओके जनाब, अब अल्कीन की बात करेंगे तो अल्कीन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? तो अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन इज डबल बॉन्ड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स, यानी दो कार्बन्स के बीच में, दो कार्बन्स के बीच में, दो कार्बन्स के बीच में क्या है? ये दो कार्बन्स के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ये इसको कहते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। मतलब ये कि डबल बॉन्ड इज इट्स फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहते हैं अल्कीन। देखो, अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं मोनोइन। हमारे कोर्स में मोनोइन ही है, लेकिन अगर दो डबल बॉन्ड हैं, दो, इन्हें ऐसे है, देखो, सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी, इसको इसको कहते हैं डाई इन, और तीन है तो ट्राई इन, चार है तो टेट्राइन। लेकिन हमारे कोर्स में हम एक ही पढ़ेंगे और वो है क्या? वो है मोनोइन। हम डाई इन या ट्राइन या टेट्राइन वगैरह की बात नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, मतलब ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब जो ये है इसका फार्मूला क्या है? ये एक डबल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी मोनोइन। जो मोनोइन्स है ना, उनका फार्मूला है CnH2n, बस, +2 नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर डाइईन का फार्मूला बताएं, तो डाइईन का फार्मूला और अल्काइंस का फार्मूला सेम है, यानी ये है CnH2n-2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के साथ दो हाइड्रोजन चले जाते हैं तो 2 को माइनस करेंगे आप, ठीक है। जैसे अल्केन है उसका फार्मूला था CnH2n+2, तो वो +2 खत्म हो गया, यहां पर क्या हो गया? -2 हो गया। अच्छा, एक और चीज अब याद रखना, डबल बॉन्ड जब होता है ना, डबल बॉन्ड, तो उसकी रिएक्टिविटी भी डबल बॉन्ड की होती है। बाकी जितनी भी कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, जो भी है, इट डजंट अफेक्ट, यानी उसकी रिएक्टिविटी उस उन कार्बन्स की वजह से नहीं होती, बल्कि ये इसकी वजह से होती है। किसकी वजह से? डबल बॉन्ड की वजह से। तो जहां डबल बॉन्ड होता है इसकी, तो अब रिएक्टिविटी इज ड्यू टू डबल बॉन्ड, तो यानी इसको हम कहते हैं रिएक्शन साइट या रिएक्टिविटी साइट। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टिविटी साइट। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिएक्टिविटी साइट इन अल्कीन, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज दिस डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका फंक्शन ग्रुप क्या है? इसका फंक्शन ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड ही है। तो व्हेन द फंक्शन ग्रुप इज डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा? इफ द फंक्शन ग्रुप इज डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी साइट भी वही है। एक और चीज, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमने पढ़ा कि जब सिंगल बॉन्ड होगा अल्केन्स, वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डबल बॉन्ड? इस डबल बॉन्ड में क्या होगा, यानी कौन सा रिएक्शन है कि जो यहां पर होगा, ये आपने बताना है। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको, आपने नहीं, सॉरी, आज मैं बताऊंगा आपको, मैं आखिर में क्वेश्चन पूछूंगा। याद रखना, जब डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड, एक बात याद रखना, जब भी डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड,
तो डबल बॉन्ड के साथ एक पॉइंट या एक बात याद रखना, और वो बात ये है ना कि जब भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, वहाँ पर एक ही रिएक्शन होगा, और वहाँ पर होगा एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन। मतलब ये कि यहाँ पर हम हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलोहाइड्रेशन, ठीक है, ये सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, हाइड्रेशन, क्लोरीन, जो भी है वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। जो एडिशन होते हैं, एडिशन, इन्हें वो सारी रिएक्शंस क्या होंगी, वो एडिशन की होंगी। तो उन एडिशन रिएक्शंस को हम कहते हैं क्या? ये अल्कीन्स की रिएक्शंस है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, उसकी वो रिएक्टिविटी साइट भी है, CnH2n इसका फार्मूला है, और जो रिएक्शन है इसमें होता है वो है एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं जनाब इसकी शेप की तरफ। व्हाट इज इट्स शेप? इसकी शेप क्या है? सबसे पहले आप देखिए, जो अल्कीन हम लिखते हैं, अल्कीन, ये अल्कीन हमारे पास ऐसा होता है, देखो C डबल बॉन्ड C। अच्छा, ये आपकी जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे इम्प्लिकेट पॉइंट्स है। अच्छा, ये इम्प्लिकेट्स आगे पीछे इधर उधर मैं नहीं जा रहा हूँ, ये इम्प्लिकेट के पॉइंट्स ही है। तो अब फॉर एग्जांपल ये C डबल बॉन्ड C है ये, ठीक है, और ये ऐसा होता है। अब देखना, ये पहला पॉइंट, ये देखो, पहला बॉन्ड जब भी बनता है ना, पहला बॉन्ड, द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड। The first bond is always a single bond, नवा बना। The first bond is always a sigma bond। इसके साथ एक और बॉन्ड बनता है ये। अब देखना, ये जो बॉन्ड होता है ना, यहाँ H होता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। इस चीज को समझिएगा अच्छा, कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें जो एक बॉन्ड होता है ना, पहला वाला, ये सिग्मा होता है, और ये सारे ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये क्या है? ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड है। अगर आप इसको देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, अगर आप इन दोनों को देखिए, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक साइड पे दो सिग्मा बॉन्ड्स है, दूसरी साइड पे दो सिग्मा बॉन्ड है, यानी टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स है कार्बन हाइड्रोजन के साथ। और कार्बन का कार्बन के साथ टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं? वो 1 2 3 4 5 5 है। अंडरस्टैंड? अब ये बनते कैसे हैं? हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कि भाई इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या है, और बॉन्ड लेंथ क्या है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और ये वो चीजें हैं जो कि आपको रट्ठा रट्ठा करें, अच्छा रट्ठा करें या कुछ भी करें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, होता ही है ना, देखो मैं सिंपल करता हूँ, आपको आसान करता हूँ। सबसे पहले भाई ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, और कार्बन यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये देखो, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन आपका, और ये हो गया, ये भी हाइड्रोजन आपका। ये मैं एक हटाऊं, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया। यहां पर भी ये जाके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहां भी जाके ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये हो गया। अब 4 हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड बने, और ये सारे बॉन्ड सिग्मा है, याद रखना। ये कौन से बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है। दीज आर ऑल आर, मैं इधर लिखूं, ये क्या है? ये सब के सारे सिग्मा बॉन्ड्स है। तो ऑल दीज बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं किस किस के बीच में? ये है। रह गया कौन? अब देखो हमारे पास ये हाइब्रिडाइज्ड जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड, जो हाइब्रिड होता है। अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, ठीक है। अब देखना, ये हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, अब अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। तो अनहाइब्रिडाइज्ड तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो जाके एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? ये पाई बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? ये पाई बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड, ये लो जी, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये लो जी पाई बॉन्ड। ये हो गया सिग्मा एंड ये हो गया पाई बॉन्ड। अब इसका मतलब ऊपर नीचे जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? ये बॉन्ड। अब गौर से दो चीजें और याद रखना,
यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, ये आपको बॉन्ड लेंथ, यानी हमारे पास एक कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, एक कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड मैं इधर लिखता हूं कि आपको याद हो। यहाँ ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये होती है 134 यानी 134 पिकोमीटर। और या इसको हम लिखते हैं क्या, 1.34 आंगस्ट्रॉम, ये दो है, या 134 पिकोमीटर या 1.34 आंगस्ट्रॉम, ये हो गया। और ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड, ये तकरीबन 1.09 ये अल्केन्स में है हमारी बुक के मुताबिक, और 1.8 तकरीबन ये है अल्कीन में, और एक एक डिग्री कम करो तो अल्काइन में। लेकिन आमतौर पे फेडरल एंड पंजाब इसको 1.09 समझते हैं, वो भी इसको 1.09 समझते हैं, तो ठीक है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता 1.09, क्योंकि आपसे जो पूछते हैं ना वो असल में ये नहीं होता, वो जो आपसे पूछते हैं अक्सर ना वो ये पूछते हैं इनके बारे में मेनली। अच्छा, ये तो हो गया ये वाला। अब दो चीज रह गई, इसके एंगल कौन सा है, एंगल तो देखो होता ही है ना, अगर आप इसको देखिए हमारे पास दो किस्म के एंगल्स बनते हैं। एक हमारे पास ये एंगल होता है, ये एक ये एंगल होता है, ठीक है। दूसरा एंगल मैं ग्रीन से बनाऊं तो ये एंगल होता है, देखो ये हाइड्रोजन वाला, और फिर जाके ये यहाँ पर जो एंगल है ये अब हमारे पास दो एंगल्स बने हैं, ठीक है, दो एंगल। वैसे तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास टोटल जो बॉन्ड बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल हम लिखते हैं क्या, बॉन्ड एंगल इन अल्कीन इज, आप इसको कहते हैं 120, ये 120 होता है, और ये 120 होता भी है तकरीबन। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो होता है ना, ये मैंने आपको कहा ये वाला, ये थोड़ा सा कम होता है, ये 117 पॉइंट समथिंग होता है, ये हम लेते हैं 117, कितना होता है 117। और जो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन है, देखो बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम तीन एटम्स होने चाहिए। बॉन्ड एंगल्स तीन एटम से बनता है, न कि दो से। बॉन्ड लिंक दो एटम से बनता है, मतलब ये कि बॉन्ड लिंक इज बिटवीन टू एटम्स, राइट, बट द बॉन्ड एंगल इज अमंग थ्री, यानी उसके लिए तीन एटम मिनिमम का होना जरूरी है, ठीक है। और एक एंगल भी होता है, लेकिन उसकी बात हम अब नहीं करेंगे, जिसमें चार की जरूरत होती है, ये वाला है सर। एनीवेज, हम बात करेंगे ना, इस वक्त हम बात कर रहे थे दो की। हम ये कहते हैं ना, ये जो एंगल होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये होता है 121.5, लेकिन दोनों को राउंड ऑफ करके ये हमारे पास मान बनता है 120। और जब 120 होता है ना, यहाँ पर हमारे पास कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp2 हाइब्रिडेशन होती है। sp2 देखो, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, तो मैं इधर ही लिखता हूँ, ठीक है, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन, दिस कार्बन इज sp2, राइट से लिखूं sp2, ये कार्बन क्या है, ये sp2 है, ये कार्बन sp2 है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, ये कार्बन भी sp2 है, ये दोनों कार्बन क्या है, ये sp2 है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों sp2 है। यहां पर ये क्या है, ये s को हम कहते हैं s, s, s और s, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको गौर से देखें, हमारे पास sp2 क्या, sp2 और sp2 जो बॉन्ड होता है ना, वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, क्योंकि एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मेक्स सिग्मा बॉन्ड विद अनदर sp2। अच्छा, और फिर क्या है, हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं sp2 और s। अब देखो ये sp2 है, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, तो हम इसको कहते हैं ना कार्बन और हाइड्रोजन, हम कहते हैं sp2s, और ये sp2 यानी एक sp2 दूसरे sp2 के साथ बॉन्ड बनाता है, और sp2 और s के साथ बॉन्ड बनाता है। ये हो गया हमारा क्या, दिस इज अवर शेप ऑफ। अच्छा, अब इस शेप को हम क्या कहेंगे, ये हमने बताना है, इस शेप को हम क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस शेप, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस शेप। अब आप कहेंगे सर इस शेप हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसकी शेप ये है तरीका, देखो ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, इसको हम क्या कहेंगे, यानी ऐसा, इसको मैं क्या कहूँगा। अब आप कहेंगे सर तीन कोने तो हैं, लेकिन एक और चीज़ याद रखना, ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये प्लेनर होता है, प्लेनर। अगर आप इसको ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर क्या कहेंगे, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस, कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास तीन कोने हैं, और ये प्लेनर में है, एक प्लेन में है, ये आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए, ये ऐसे ही है, ठीक है। और ये अब जो आप नोट्स बनाते हैं ना, खूबसूरत से नोट्स बनाए, ज़रा कलर शलर बनाई कि आप ये क्या हो, ये ऐसे हो, ठीक है ना।
ओके मेरे बच्चों, ओके। हमने कहा भाई हमारे पास क्या है, 2 3 4 बातें मैं करना चाहूँगा और फिर जाके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है? तो 3 4 बातें करूँगा और फिर आगे जाके हम बढ़ेंगे। वो बातें क्या है? पहली बात तो ये है जनाब कब इसको गौर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऊपर और नीचे हैं। मतलब 2 न्यूक्लियाई के बीच में नहीं है, ऊपर है और नीचे है। एक बात याद रखना, हम जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये केमिस्ट्री सही सीखना, ये मैं आपको बताता हूँ। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, उधर भी आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। बेसिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, तभी जाके आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। और आप ये पढ़ेंगे ना तो आप जाके इसको, आप अगर केमिस्ट्री हाई लेवल पे जाएंगे ना, तब भी आपको इस बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे याद है ना, आपके हमारे एक बाकायदा प्रोफेसर थे, डॉक्टर तारिक महमूद साहब। उन्होंने पीएचडी की थी इची जैसे। अभी कॉमसैट्स में प्रोफेसर है और अभी जाके फॉरेन में है। अब कसम खुदा की मैं कहता हूँ ना, एक दफ़ा हम बात कर रहे थे तो उसको मैंने कहा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, और कसम खुदा की उनका नहीं। उन्होंने मेरे साथ उस पर बहस की है कि नहीं ऐसा नहीं होता अली। वो सीनियर थे, मैं जूनियर था। मैंने कहा ठीक है सर, मैं खामोश हो गया। लेकिन हकीकत को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं कहता हूँ आप सही सीखे, सही सीखे, ठीक है? एक दफ़ा एक हुआ था कि मैंने आपको कहा था ना, मेरे साथ पढ़ के आप अच्छे अच्छे टीचर से भी अच्छे हो, ये ऐसे वैसे टीचर से भी अच्छे हो जाते, अच्छे से नहीं सॉरी, ऐसे वैसे टीचर नहीं होते जिनके कोई एक्सपीरियंस वगैरह सही नहीं होता या उन्होंने 8 10 साल नहीं पढ़ाया होता, उनसे भी आप अच्छे हो जाते हैं। स्पेशली जब आप प्रीमियम में हमारे साथ होते हैं या फिजिकल में होते हैं तो उनको तो हम बाप बना लेते हैं। NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं लेकिन ये नहीं है। इसमें एक्सेप्शनल केस है। हमारा एक बच्चा गया अकेडमी में, बहुत बड़ी अकेडमी है जो खुद को पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अकेडमीज में शुमार करते हैं। वो गए उधर तो क्वेश्चन आया NH4 प्लस। बच्चे ने कहा, टीचर ने कहा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, बच्चे ने कहा नहीं है, और इस वजह लड़ाई हुई दोनों की। अब मैं वो कहता हूँ केमिस्ट्री सही सीखी, उसकी वजह क्या है? उस बच्चे की उन्होंने ऑफ कोर्स इंसल्ट की सबके सामने, भाई ये ऐसे हो सकता है। उसने कहा कहाँ से पढ़ा? उसने कहा अली साहब से पढ़ा। उसने कहा अली साहब पे ये केमिस्ट्री नाजिल हो गई है कि मुझ पे नाजिल हो गई है? बच्चा गया घर, हर बंदा फिर वेरीफाई करता है। जाके उसने वेरीफाई किया, पता चला NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और उसने मुझे बताया, और वो टॉपर बना उस साल का। जब टॉपर बना, टॉप कर गया, उसने मुझे बताया सर आई हैव टॉप्ड इट एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू बिकॉज दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू। फिर जब वो इंटरव्यू के लिए आया, उधर हम डिस्कस कर रहे थे, उसने मुझे ये बातें बताई। इसे मैं कहता हूँ भाई कि ये डिपेंड करता है। अब अगर बहुत बड़े कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और आपका बेसिक कमज़ोर है, तो जो आपके इधर रह गया है ना, वही आप जाके पढ़ाएँगे क्लास में। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री सही सीखनी चाहिए। हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, सदका जारिया समझ के इसको शेयर भी करें, और इसलिए भी हम कर रहे हैं कि भाई हमें भी सवाब मिले और आपको भी सवाब मिले, जाके आप इसको शेयर करें, ठीक है? और किसी का भला हो जाएगा, कल आप डॉक्टर बनेंगे, कम से कम मेडिकल कॉलेज में खड़े होके आप ये कह सकते हैं अली साहब का इसमें हिस्सा था, ACA का इसमें हिस्सा था, अली सीरीज़ बुक्स का इसमें हिस्सा था। बस आपके दिल से जो दुआ निकलेगी ना उस वक़्त, वो हमारे लिए काफ़ी है। और कल आप किसी की हेल्प इसलिए करें क्योंकि हमने आपकी हेल्प की है, ये हमारे लिए काफ़ी है। समझ आ रही बात? बात लंबी होती जा रही है लेकिन हम आ रहे हैं इस तरफ। वो क्या मैं बता रहा था, वो ये था कि जब एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यीज आर एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी बाहर की तरफ एक्सपोज है। एक्सपोज समझते हैं ना, कि कोई आए, कोई इलेक्ट्रोफाइल आई तो उसके लिए भी एक्सपोज, न्यूक्लियोफाइल आई तो उसके लिए भी एक्सपोज। तो जो एक्सपोज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं इसको अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कहूंगा। अवेलेबल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जब ये होते हैं तो ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, तो हम ये कहेंगे भाई ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो याद रखना, मेरे साथ ये लिख लेना कि जो अल्कीन है उसके जो डबल बॉन्ड है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू दैट वन। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? अब गौर से देखना, ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, हमने कहा भाई ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप इसका यही डबल बॉन्ड है, ये जो आप देख रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये अल्केन से ज्यादा है इसमें। तो इसका मतलब हुआ ये आपका क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप है। मैंने वो कहा कि ये इसके क्या है? इसके रिएक्टिविटी साइट है। ये रिएक्शन इधर ही होगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा? हमने कहा भाई एडिशन रिएक्शन होगा। वी एक्सप्लेन दिस कि भाई एडिशन रिएक्शन होगा। अब इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री भी होती है। इसकी क्या होती है? ज्योमेट्री भी होती है। अब मैंने वो कहा ना ये प्लानर है। ये क्या है? प्लानर है।
तो जो प्लानर है इसका मतलब है कि ये किसकी वजह से है, ये इस डबल बॉन्ड की वजह से। एक और चीज़, इसकी वजह से ये आइसोमेरिज्म करता है। आपको याद होगा आइसोमेरिज्म, नहीं तो अब जाके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़े, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर पढ़े। हमने कहा था ना उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड था। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से ये एक आइसोमेरिज्म करता है जिसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अक्सर आपको एमसीक्यूज में आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज फॉलोड बाय द एल्कीन्स। एल्कीन कौन सा आइसोमेरिज्म फॉलो करता है, फिर आप जाके आपने ये बताना है कि भाई ये कौन सा आइसोमेरिज्म फॉलो करता है, ये फॉलो करता है। तो भाई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा एक और भी, अगर ये डबल इधर कार्बन लगे हैं उधर भी डबल बॉन्ड इधर उधर जाता है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी फॉलो कर सकता है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन कौन फॉलो करता है, देखो और समझी बात। नंबर एक, इसलिए इसको हम कहते हैं ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म फॉलो करता है। दूसरा क्या है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी फॉलो करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर तीसरा हम देखें, कभी कभी फॉलो करता है नहीं करता, लेकिन चैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इसमें सिस ट्रांस पाया जाता है या पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो एक्चुअली आपको ये जो एक्सप्लेन करना है वो ये दो आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर एमसीक्यू में या आप एक्सप्लेन करते हैं तो उनके लिए कि भाई यहाँ पर दो किस्म की आइसोमेरिज्म है। अच्छा ये जो अक्सर कहते हैं ना कि चैन आइसोमेरिज्म इसमें हम पढ़ते हैं, तो उसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। उसके खिलाफ की उनकी वजह ये है ना कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं किसी एक के लिए, लाइक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किसी मॉलिक्यूल में भी है, किसी भी मॉलिक्यूल में है, ठीक है, कोई पोलर नॉन पोलर हो। अब H2O है और उसमें आप लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को एक्सप्लेन करना शुरू करें, तो उसके बजाय हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं एक्सप्लेन करते, उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्स क्यों नहीं एक्सप्लेन करते, क्योंकि दो चीज़ें दोनों मेन वो यही है। यहाँ पर भी मेन जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, और दूसरे नंबर पे फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म है, और फिर जाके जाके आके उधर आता है। तो एनीवेज इस तरह आपको ये पता होना चाहिए भाई हम बात करते हैं यहाँ पर वो ये है, ठीक है ना। ओके ना, ये तो हमारा ये वाला। ओके, अब मुझे बताइए इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ इट्स ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज इट्स नेम ऑफ द ज्योमेट्री। तो फिर आप मुझे कहेंगे सर एक, इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाई आपके पास केमिस्ट्री में पॉकेट बुक होनी चाहिए। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि हम पढ़ते हैं या इसमें ज़्यादा होगी तो आप किताब उठाई, अल्कीन वाला जो टॉपिक है उसको उठाई, और अल्कीन का जो टॉपिक है उसको आप देखिए। तो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हम पढ़ते हैं वो आप जाके इधर लिखिए, और अगर वहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है फिर भी आप जाके उसको नोट करें कि हाँ जी यार ये तो सर ने इधर ये पढ़ाया है वहाँ पर ये नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये जो बुक है ना अल्कीन्स, ये जो है ये क्या नाम है, ये वाली बुक ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके जनाब, देखिए इसमें आपको ये सारी चीज़ें दी हैं, अगर आप जाके गौर से देखें तो आपको बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ और ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके दी हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये पेज नंबर 300 फोर्थ एडिशन अगर किसी के पास है, लोअर एडिशन आप कभी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कम से कम आप जो इस्तेमाल करते हैं वो फोर्थ एडिशन है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं जनाब, हम क्या कहते हैं इसका नाम क्या है वो आपने बताना है, ठीक है। किताब से देखिए जहाँ से भी देखते हैं लेकिन आपको बताना है। अच्छा ये 1.354 एंगस्ट्रॉम या 134 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये प्लानर मैंने आपको बताया है कि प्लानर तो है, ये क्या है, ये प्लानर तो है। अच्छा अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ओलिफिन, क्योंकि उसके जो लोअर थे क्या नाम है ये लोअर अल्कीन्स जो हैं वो ऑयल्स देने वाले थे, तो इसलिए इसको ओलिफिन्स कहते हैं, ठीक है। एनीवेज अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स के बारे में बात करेंगे और इसकी तीन मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करें। तो रिलेटिव के दो टॉपिक्स अभी हम पढ़ेंगे, एक अल्कीन्स के अंदर और एक अल्कीन्स को बाकी हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों कंपेयर करने हैं इस वक्त। ओके, हम किस किस को करेंगे, सबसे पहले हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं, या अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि रिएक्टिविटी का उल्टा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है, बल्कि मैं ऊपर लिखूं, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है रिलेटिव रिएक्टिविटी का उल्टा। तो मतलब ये हम ऐसे भी पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें हम रिएक्टिविटी भी मालूम कर सकते हैं। भाई हम क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे का उल्टा है ना, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हम रिएक्टिविटी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके जनाब, अब आते हैं जनाब क्या पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं कि जनाब इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम तीन पॉइंट्स पढ़ेंगे, और तीनों पॉइंट्स में से पहला पॉइंट क्या है वो है
degree of dissociation. The first point we're going to talk about is called degree of dissociation. मैंने कहा सॉरी, माय मिस्टेक, कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से। अच्छा, डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन में लिखा क्या रहा था एक्चुअली, डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन, TUITION, या ये भी कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने साथ, ठीक है। दोनों लिखे तो भी ठीक है, और दोनों नहीं तो एक भी लिखा तो भी ठीक है। अच्छा, हम जब डिग्री इसकी बात करेंगे ना कि नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, या नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स क्या है, नंबर एंड नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स किसको कहते हैं। अब ये जो ऊपर नीचे है दोनों में फर्क है, ये नहीं है, ये हमारा पंजाब प्लस फेडरल में, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं ना, तो ये KPK वगैरह में है, ठीक है। ये दोनों का आपको पता होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम बात है, लेकिन ये ज्यादा इसलिए आसान है क्योंकि बच्चों को हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। हमने कार्बोकेटाइन में एक्सप्लेन किया, हमने फ्री रेडिकल में एक्सप्लेन किया, अब जाके हम इधर भी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई कि अब देखो, वहां जैसे हमने किया था ना, यहां भी वैसे ही करेंगे। और से देखना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्कीन है C, ये वाला। फिर हम एक और अल्कीन लेते हैं C, फिर हम एक और अल्कीन लेते हैं C, ठीक है। अब देखो सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच हैं। फिर हम जाके इधर एक R लगाते हैं, फिर जाके यहाँ पर हम एक और लगाते हैं R, ठीक है। फिर हम एक और लेते हैं, फिर हम जाके एक और अल्कीन लेते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं 3R, 1 2 और 3, और आखिरी हम एक और अल्कीन लेते हैं, और इस अल्कीन में हम लगाते हैं 4R। We're going to talk about this one actually. ये हो गया हमारा। अब देखना, इसमें हम रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। ये डिग्री ऑफ अल्काइल, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। ये हमारा पॉइंट है, एक है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या जो भी है उसको हम कहेंगे। वैसी ही है जैसे हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था। अब गौर से देखना, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था ना कि अगर R ग्रुप है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अल्केन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब है कि एक अल्काइल ग्रुप के साथ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और रिएक्टिविटी कम होती है। दो अगर लगाएंगे तो फिर और भी ज्यादा होती है, फिर ये लगाएंगे तो फिर और भी ज्यादा होती है, और अगर 4 हैं तो फिर तो सबसे ज्यादा होती है। समझ आ रही बात। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो पहली बात ये है कि द मोर द अल्काइल ग्रुप्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर द अल्काइल ग्रुप्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी, या हम कहते हैं मोर द सब्स्टिट्यूटेड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा ना कि हम फंक्शनल, ये हमने फ्री रेडिकल्स में, अल्कीन्स में और इसमें ये सेम टू सेम पॉइंट है। ये किस किस केस में, ये आपको पता होना चाहिए कि वी टॉक अबाउट हियर। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द सेम ट्रेंडिंग इन अल्कीन्स जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अल्कीन्स में, फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड, एंड द लास्ट वन कार्बोकेटाइन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। ये हो गया, ये ऑर्डर सब में सेम होता है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था, वी वर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि जनाब ये कैसा होता है। अच्छा, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वो क्या है, देखो हमारे पास चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है ना कि जो जिसको हम कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमने ये पॉइंट पढ़ा है। हम दूसरा पढ़ेंगे, वो क्या है, दैट इज नंबर 2, स्टीरियो केमिस्ट्री। देखना, इधर देखने, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री किसे कहते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री इसको कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ना C, पहले इसको देखिए,
और दूसरा है C11C ऐसा। पहले तो हमने ये बात की ना कि इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हमने कहा कि ये नहीं है जो दो अटैच होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल है एक से, और ये ज्यादा स्टेबल है जब आर ग्रुप अटैच नहीं होंगे। लेकिन ये जो आर ग्रुप है ना, ये दो किस्म का अटैच होता है। दो किस्म का मतलब क्या हुआ, देखो ये हो सकता है ना कि ये जो आर है ये सेम साइड पे अटैच हो, और हो सकता है कि सेम ये डिफरेंट साइड पे अटैच हो। अब अगर ये सेम साइड पे अटैच है, ये सेम साइड पे, इसको हम कहते हैं सिस। और अगर डिफरेंट साइड पे अटैच है इसको हम कहते हैं ट्रांस। ये है। अब गौर से देखना, ये सी आर है ना, आर होता है CH3, CC CH2 वगैरह, ये हमारे पास ऐसा होता है। ये कैसा होता है, ये भी हमारे पास ऐसा होता है। अब देखना, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन एसोसिएट, और यहां भी एक दूसरे को रिपेल, लेकिन ये बहुत दूर है, ये रिपल्शन ना के बराबर है, देयर आर मैक्सिमम रिपल्शन। तो जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है ना, रिपल्शन याद रखना, रिपल्शन, तो रिपल्शन जितनी ज्यादा होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होते हैं रिएक्टिविटी के साथ। किसके साथ, रिएक्टिविटी। देखो बहुत सारी चीजें हैं, रिपल्शन, रिएक्टिविटी, डाइपोल मोमेंट, आयनिक करेक्टर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें इनका क्या होता है, रिपल्शन के साथ ताल्लुक होता है। हम कहते हैं रिएक्टिविटी इज रिपल्शन। अब रिपल्शन ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, यहाँ पर रिपल्शन कम, रिएक्टिविटी कम। इसका मतलब हुआ कि यहाँ दिस इज मोर स्टेबल देन, इसको हम कहते हैं ना कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिस। सिस और ट्रांस में ट्रांस इज मोर स्टेबल, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात समझ आई अब, कि भाई हमारे पास अगर सिस एंड ट्रांस है तो ट्रांस इज more stable because the repulsion is less. The repulsion of these electrons, the electron, repulsion of the electrons. अब ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं, इसको कहते हैं बल्कि ग्रुप्स। बल्कि का मतलब होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले ग्रुप्स होते हैं या ज्यादा एटम्स वाले ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाके एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। समझ आ रही बात? ओके, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप समझ गए, स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिस ट्रांस वाली बात है। अब तीसरा पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कुछ बुक्स में है और कुछ बुक्स में इसको कहते हैं कंजुगेशन। इस पॉइंट को सिर्फ कंजुगेशन का लफ्ज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन। वही जो भी आप कहें, लेकिन उसका मतलब एक ही होता है। देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन मुख्तलिफ जगहों में हो सकती है। पोजीशन एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड पोजीशन, ये हम एक्चुअली केपीके बुक में ऐसा लिखा है, नंबर एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, और फेडरल और पंजाब की बात करेंगे तो वहां पर लिखा है कंजुगेशन। गौर से देखना, फॉर एग्जांपल एक अगर कार्बन है तो उसको मोनोइन कहते हैं। देखो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, हमारे पास एक होता है टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनल। इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनल का मतलब ये होता है ना कि C11C है, ऐसा है, और दूसरा ये है कि नॉन टर्मिनल का मतलब है कि C11C ऐसा है। टर्मिनल का मतलब है कि एक कोने पर है, इसको हम क्या कहते हैं, एक कोने पर। ये देखो ये टर्मिनल है, और ये नॉन टर्मिनल का मतलब अंदर है। अब अगर वो टर्मिनल पे है, यहां पर फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल पे है, याद रखना दिस इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस वन एंड दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, दिस इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, कंसीडर कर इलेक्ट्रोफाइल, ये इधर इजीली अटैक कर सकेगा या इधर अटैक करेगा, ये नहीं। देखो इधर से आता है तो कार्बन डायरेक्टली अटैच है ना, इधर आएगा तो भाई ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, फिर इसके साथ जो इधर कार्बन अटैच है ये है, इसके ऐसे फिर हाइड्रोजन होता है, इसके कार्बन ऐसे हाइड्रोजन होता है ऐसे। तो भाई एक इधर आना एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल होता है। एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए अंदर का, इधर से अंदर आना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू, अगर ये इधर है तो इधर तो डायरेक्ट आ सकता है, इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं यहां पर क्या है कि अगर ये टर्मिनल है तो टर्मिनल इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू नॉन टर्मिनल। ठीक है, अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेशन, अब देखो ये इसको हम कंजुगेशन नहीं कह सकते बिकॉज कंजुगेशन नहीं है यहाँ पर। तो कुछ बुक्स में कंजुगेशन का लफ्ज दिया है, तो कंजुगेशन में ये वाला पॉइंट फिर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमने इस पॉइंट को भी एलिमिनेट नहीं करना, हमें तो इसी पॉइंट को लेके जाना है, क्योंकि ये भी तो अल्कीन है ना, मोनोइन है, अल्कीन है, और मोनोइन हमारे कोर्स का मेन हिस्सा है। लेकिन कंजुगेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये कि अगर हम मोनोइन के अलावा डाइइन ट्राइन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक ही पॉइंट है और वो है कंजुगेशन, बस इसके अलावा कोई और नहीं। अब टर्मिनल अल्कीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नॉन टर्मिनल अल्कीन, या नॉन टर्मिनल अल्कीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द टर्मिनल अल्कीन। समझ आ रही बात? अब गौर से देखना, अब हमारे पास ऐसा हो सकता है ना कि कंजुगेशन की बात करते हैं हम, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, CH2, एक ये हो गया अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। दूसरा देखो हमने ये लिखा ना
सी डबल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी। 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। या कार्बन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखो इन दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और ये दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ है, ये लिखते हैं। एक और है देखो, फॉर एग्जाम्पल सी से डबल बॉन्ड है, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर सी डबल बॉन्ड। ये हमारे पास हो गया ये इस टाइप का। अब हमारे पास 3 किस्म के डाइइन हो सकते हैं, यानी मोनोइन के अलावा पोलीइन। हमारे पास पोलीइन का मतलब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है। अब ये मुख्तलिफ किस्म का है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम कंजुगेशन इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन, दिस इज कंजुगेशन ओनली, ये कंजुगेशन है। अच्छा, सी डबल बॉन्ड सी का और ये तो बिल्कुल एक दूसरे से दूर है। पहले इसकी बात करते हैं, दूर है ना, मतलब ये कि अल्टरनेट नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, फिर 2 सिंगल बॉन्ड है, फिर ये है। इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड, एक दूसरे से दूर, आइसोलेटेड है, मतलब ये साथ नहीं है, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड। बोलो भाई, अब आते हैं, दिस इज कॉल्ड कम्युलेटेड, ये कम्युलेटेड है। अब गौर से देखना, याद रखना, जहां पर कंजुगेशन होती है वहां पर स्टेबिलिटी होती है। पहली बात ये है, क्या होती है, जहां पर कंजुगेशन होगी वहां पर स्टेबिलिटी होगी। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल। तो अगर मैं इनको, ये सी सी है ना, मैं अगर इसको कहूं, देखो इसको मैं कहूंगा सी एन, सी एन, और इसको मैं कहूंगा सी यू, क्यूमुलेटिव है, ठीक है, और इसको मैं कहूं आई, ये हमारे पास है। मैं वो कहता हूं विच इज द मोस्ट स्टेबल, तो मैंने आपको कहा भाई सी एन इज द मोस्ट स्टेबल, यानी कंजुगेटेड इज द मोस्ट स्टेबल। ये अपने साथ लिखिएगा, जहां कंजुगेशन होगी वहां पर स्टेबिलिटी होगी, जहां रेजोनेंस होगा वहां पर स्टेबिलिटी होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बड़ी बात बताई, हाँ बताता हूं मैं आपको। ये अभी इसके बाद जो हम रिलेटिव एक और पढ़ते हैं उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। जहां पर कंजुगेशन होगी वहां पर स्टेबिलिटी होगी, आइसोलेटेड। तो कंजुगेशन के बाद आइसोलेटेड ज्यादा स्टेबल होता है, और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड साथ में है, ये इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सी एन इज मोर रिएक्टिव, सॉरी सी एन ये है और ये सी यू है ना, बल्कि सिर्फ सी में कह दूंगा आपके आसानी के लिए, ये मैं सिर्फ सी कर दूंगा कि आप ये एन और यू से गलत ना हो। जितनी ज्यादा आर ग्रुप होगी स्टेबल होगा। फिर हमने कहा कि जो क्या नाम है, सॉरी दूसरा, हमने कहा कि जो ट्रांस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हमने कहा कि जो कंजुगेशन होगी तो वो स्टेबल होगा। 3 पॉइंट्स हमने ये पढ़े। टर्मिनल नॉन टर्मिनल की बात हमने की, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वो चूंकि हमारी केपी कैग की बुक में है और हमारी पंजाब और फेडरल में वो उन्होंने इतना उसको वो नहीं दिया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि हम मोनोइन पढ़ते हैं सारे, डाइन ट्राइन हम पढ़ते नहीं है, एक्सेप्ट ये टॉपिक है और एक टॉपिक और है बस, इसके अलावा हम कहीं और पढ़ते नहीं है। तो कंजुगेशन के अलावा हम तो पढ़ते नहीं है, तो जब नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने पता चला ये सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम ये पढ़े कि भाई हमने कंपेयर करना है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? इसके बारे में मैंने बताया था। अच्छा, ये हमने सबसे ज्यादा ना कि हाइड्रोकार्बन्स में हमने ये पढ़ा था कि जो अल्केन है ना, अल्केन, अल्केन इज द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे अल्केन को। किसको लेंगे? अल्केन को लेंगे। उसके बाद जनाब बेंजीन, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जहां कंजुगेशन वहां पर स्टेबिलिटी, जहां कंजुगेशन वहां पर स्टेबिलिटी। अब हमारे पास देखो अल्केन तो हो गया, अल्कीन और अल्काइन रह गए, अल्कीन और अल्काइन। अच्छा, कहीं पर ऐसा होता है ना कि अल्कीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्काइंस, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है ना, देखो कहीं पर ऐसा होता है ना, कहीं पर ऐसा होता है ना कि अल्केन जो है यहाँ ये तो है स्टेबल हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद स्टेबिलिटी बेंजीन की होती है। और कहीं पर ऐसा होता है ना कि जो अल्क वाइन है वो स्टेबल होते हैं अल्कइन से। अब ये दो, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, और ये हम कहेंगे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं ना कि रिलेटिव स्टेबिलिटी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फिर हम ये कहेंगे कि अल्केन्स है तो अल्केन जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद इन दोनों की बात आती है, तो याद रखना अल्काइंस इज द मोस्ट रिएक्टिव इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते हैं ना, तो फिर हम ये कहते हैं कि इनमें द मोस्ट रिएक्टिव इज अल्कीन। यहाँ द मोस्ट रिएक्टिव इज अल्काइन, यहाँ पर द मोस्ट रिएक्टिव इज अल्कीन। अक्सर आप देखते हैं तो हमारा ये होता है ना, हम कहते हैं अल्कीन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्काइन। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल में अल्काइंस इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड अल्कीन्स इज मोर रिएक्टिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर इस लेक्चर का आपको फायदा हुआ, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया इस लेक्चर पे, लेकिन आपको मैंने ये चाह रहा था कि आपको हर चीज़ क्लियर हो और आप जो है इसके बाद अगर कोई एमसीक्यूज या स्टडी करते हैं तो आपके लिए आसान हो। आप केमिस्ट्री में पॉकेट बुक पढ़ें, साथ में उसको रखें और इसकी एमसीक्यूज भी साथ में करें, ठीक है। अगर कहीं भी मसला हुआ, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। आप कमेंट सेक्शन में नीचे भी लिख सकते हैं, alicoachingacademy.com वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये बेहतर ये है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और यहाँ जाके alicoachingacademy.com वेबसाइट पे एक बात याद रखना, ये चैनल शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, सदके जरिए का हिस्सा बनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।